तो नमस्कार और जय हिंद। देश साहित्य वैराज पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और हमेशा की तरह आज का जो टॉपिक है ना, थोड़ा सा एब्सर्ड भी है और थोड़ा रेलिवेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि पिछले मैं ये घटनाएं तो समझ लीजिए 2004-3 के बाद से लगातार घट रही थी। नॉर्मल लेवल पे नहीं, बहुत ज़्यादा। तो मैं कुछ दिनों से ही घटनाक्रम को और देख रहा था, इनके सुनियोजित तौर पे देख रहा था कि किस तरह से घटनाएं घट रही थी। तो मेरे लिए अब असहनीय हो रहा था कि मैं इस पे बोलूं नहीं बोलूं। तो मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ। थंबनेल से आपको हल्का फुल्का आइडिया लग ही चुका होगा कि आज हम बात करेंगे कि जो प्रवासी मजदूर हैं, स्पेशली जो बिहारी प्रवासी मजदूर हैं जो कि अदर स्टेट्स जैसे कि महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, केरला और साउथ के बहुत सारे स्टेट्स में, दिल्ली में कई जगह रहकर काम करते हैं, उनके साथ हो रही किस प्रकार के अत्याचार और किस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं, उसके विषय में आज हम बात करेंगे। क्योंकि देखिए, मैं हर एस्पेक्ट में बात करना चाहूँगा। इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंस उनका, साथ ही साथ जिस सराउंडिंग में वो हैं और उनका कारण क्या है वहाँ पे रहना, और एक ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे भी मैं बात करूँगा कि भाई मानवता के अनुसार और मानवता के स्तर पर अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं किसी न किसी माध्यम से गलत ही मिलेंगी आपको। तो आज हम बात करेंगे कि पिछले 1-1.5 सालों से ये घटनाएं और तेज़ी से बढ़ गई हैं, और स्पेशली उनके साथ जो बिहार के प्रवासी मजदूर हैं, स्पेशली उत्तर भारत के, वो भी पूर्वांचल और बिहार के जो सटे हुए इलाके के मजदूर हैं, जब वो अदर स्टेट्स में जाते हैं तो उनके साथ इस प्रकार की घटनाएं होना। अभी राज ठाकरे के द्वारा कई बार आह्वान किया गया कि महाराष्ट्र जो है वो मराठों का है, महाराष्ट्र जो है वो मराठों का है, केवल मराठियों का ही अधिकार होना चाहिए, आरक्षण लाना, ये लाना, वो लाना। देखिए, सब वैलिड है, बिहार भी बिहारियों का ही है, लेकिन ये कहना कि केवल उन्हीं का है, ये सामित्व वाली बात नहीं चलेगी। पूरा देश एकजुट हो, पूरा देश ही, हम एक गणतंत्र देश हैं जिसमें हम, हमारे देश के हर एक व्यक्ति का हमारे देश की हर एक माटी के कण कण पर एक हमारा राइट है। तो उसी के अकॉर्डिंगली वो काम करता है। तो बिहारी मजदूर जब मुंबई में जाते हैं, अदर स्टेट्स में जाते हैं, तो उनको एक घृणा के भाव से देखा ही जाता है। ये आज से ही नहीं, बहुत पहले से भी चलता हुआ आ रहा था। लेकिन जो घटनाक्रम उनके खिलाफ, उनको थप्पड़ मारना, बहुत सारे वीडियोज़ आप देख चुके हैं, मैं भी इसमें क्लिप लगा दूंगा, कि पूछना कि कहाँ से हो, फिर उनसे अत्याचार करना कि मुंबई में रहना पड़ेगा तो मराठी बोलना भी पड़ेगा। तो आप सोच के देखिए किस लेवल पे हेट्रेड फैलाया जा रहा है डिवाइड करने के लिए, कि हम अपने देश में भी इस तरह से बढ़ जाएं ताकि फिर कभी हमें ज़रूरत पड़े तो हम एक साथ ना हो। कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर मैं बात करूँगा आप लोगों से, इसलिए बात करना ज़रूरी हो जाता है क्योंकि आप सोच के देखिए, शिवसेना और जो शिवसेना जो है वो बाला साहब ठाकरे की बनाई हुई पार्टी है, और जो जो कुछ भी आज हम ठाकरे परिवार का रिस्पेक्ट करते हैं, वो ओन एंड ओनली केवल केवल बाला साहब ठाकरे की वजह से। जिस प्रकार का वो हिंदू हृदय सम्राट कहे जाते थे, अन्यथा उनके जो दोनों अग्रसर हुए, उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे जो महाविकास आघाड़ी के वो अपना मन से चलाते हैं, मन से उनकी पार्टी है, जो कि चुनाव भी लड़ती है। सीट्स तो अगर आते नहीं है, लेकिन मन से वो चुनाव लड़ते हैं, उनकी पार्टी है, खुद की पार्टी है, और राज ठाकरे से अलग होकर, शिवसेना से अलग होकर एक अपना गुट बनाते हैं, उससे चुनाव लड़ते हैं। और अभी शिवसेना का भी टूट गया, उद्धव गुट और शिवसेना के जो एक नाथ शिंदे का गुट था, दोनों अलग हो गया। उद्धव ठाकरे से उनका साइन, उनका सिंबल सब छिन गया। शिवसेना का जो सिंबल था सारा एक नाथ शिंदे के पास आ गया, तो एक्चुअल शिवसेना भी एक नाथ शिंदे के पास है। ये लोग जो उद्धव ठाकरे हो गए और राज ठाकरे हो गए, स्पेशली राज ठाकरे इस प्रकार के हेट्रिज्म में बहुत ज़्यादा पाए गए। 2010-11 में जब बिहारी मजदूरों के साथ अत्याचार हो रहे थे, वो अपने कार्यकर्ताओं को कहते थे कि मारपीट करो इनके साथ, और बहुत सारी चीज़ें हो रही थी। तो मेरा कुछ उनसे सवाल ये भी था कि भाई बिहार राज ठाकरे के द्वारा, राज ठाकरे की इतनी बहुत बड़ी हैसियत है, वो कभी मुंबई से बाहर आकर किसी भी मुद्दे पर या किसी भी काम को लेकर कभी टीका टिप्पणी करते हुए आपको नहीं दिखेंगे। केवल और केवल कहाँ दिखेंगे? मुंबई में। तो ये दिखाता है कि ये बाउंडेड इलाके में रह चुके। दूसरा मेरा सवाल था कि जब ये लोग उस प्रकार से सवाल पूछते थे कि भाई तुम कहाँ से हो, तुम कोई बोलता था बाहर से हैं, तो बोलता था मुंबई में रहना है तो आपको मराठी बोलना पड़ेगा। लेकिन सेम चीज़ जब वो मुस्लिम इलाकों में जाते थे तो वहाँ के लोगों के साथ कुछ नहीं होता था, वो लोग उस इलाके में घुस भी नहीं पाते थे। वहाँ नवनीत राणे का स्टेटमेंट देखिए, कहते हैं कि भाई जाना है तो जाओ टोपी वाले के यहाँ, वो तुम्हारी ऐसी की तैसी कर देंगे। तो आप उन्हीं को प्रताड़ित करते हैं जो कमज़ोर हैं, जो सताए हुए लोग हैं। नहीं तो आपकी मजाल है पूरी बॉलीवुड, इस पर भी मैं आने वाला हूँ कि जो पूरी बॉलीवुड बसी है वो किस पे काम करती है। मुंबई पूरा इकोनॉमी किस पे चल रहा है? फिल्म इंडस्ट्री। और मुंबई में कौन सी फिल्में बनती हैं? उर्दू में तो फिल्में बनती नहीं, मराठी में भी बनती है, ऐसी बात नहीं है। कितने % मूवीज़ आप
मराठी में पूरे नेशन वाइज और मेगा लेवल पे रिलीज़ करते नहीं करते। सारी मूवीज़ हिंदी में बनती है। वहाँ अमिताभ बच्चन, सलमान खान, आमिर खान, सैकड़ों दर्जनों जो कि बॉलीवुड के एक्टर्स हैं वो क्या बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं। फिर भी आप उनके पास तो नहीं जाते। आप अमिताभ बच्चन को चाटा नहीं मार सकते कि भाई तू इलाहाबाद से क्यों वहाँ पहुँचा है, नहीं मार सकते ना। आप आमिर खान से भी सवाल नहीं कर सकते। तो आप सलमान खान हो गया, शाहरुख खान, बहुत सारे ऐसे एक्टर्स हैं, आप नहीं जाके उनसे थप्पड़ मार के बोल सकते कि आप करो। आपको करना किस पे, आप अपना जोर किस पे चलाएंगे, बिहारी मजदूरों पे, उन पे जो आपसे बदला नहीं ले सकते, उन पे जो कमज़ोर हैं, जो अपने जीविकोपार्जन के लिए गए हैं, जो अपने पेट के लिए गए हैं, जिनका परिवार पूरा कहीं और है। तो ये एक था कि क्रिटिकल अप्रोच था, मतलब क्रिटिसिज्म के थ्रू कि भाई कैसे ये चल रही है। दूसरा मैं इसका इकोनॉमिक एस्पेक्ट बताता हूँ आप लोगों से। मुंबई में मोस्टली 60-70% जो कंस्ट्रक्शन के काम है उसमें काम करने वाले मजदूर कौन है, प्रवासी बिहारी मजदूर हैं जो कि हमारे इलाके से जाते हैं। वहाँ पर इकोनॉमिकली ही नहीं, हर एस्पेक्ट में वहाँ पे जो बॉलीवुड के जो सेटअप्स बनाए जाते हैं, जो इलाके बनाए जाते हैं, उन सब का भी बनाता कौन है, हमारे यहाँ मजदूर जाते हैं। एक इकोनॉमिक एस्पेक्ट है कि अगर वहाँ से चले गए, अगर सारे लेबर वहाँ से चले गए तो आपके पास इतनी वर्क फोर्स नहीं है कि आप उसको जनरेट कर पाए। तो अगर आप ओवरऑल देखें तो इनका केवल और केवल बहुत ही सीमित रह चुका है। अभी मैं देख रहा था कि जब राम मंदिर का शिलान्यास हो रहा था तो राज ठाकरे आने वाले थे यूपी में, अयोध्या में। तो ब्रजभूषण सिंह ने उन्हें चैलेंज कर दिया कि दम है तो अयोध्या में आके दिखाइए। उन्होंने अपना अयोध्या का कैंसिल कर दिया आना विजिट। तो आप सोच सकते हैं कि वो मतलब वो लोग उन्हीं के साथ इस प्रकार की जघन्य और मतलब ये आप देखिए कि बांटने का किस स्तर पे प्रयास किया जा रहा है। आप सोचिए कि वो आदमी जो अपना मतलब 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए उसका पूरा परिवार, घर परिवार पूरा अपने प्रदेश में और दूसरे प्रदेश में जाके काम कर रहा है, उसके साथ इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं। तो ये दिखाता है कि उन लोगों का माइंडसेट क्या है। अगर यही राज ठाकरे की औकात है तो आप जाइए और बिहार से मुंबई से बाहर निकल के पॉलिटिक्स करिए उनकी पार्टी के। तो एक विधायक आ जाए तो वो भी बहुत बड़ी बात है। तो इस प्रकार की चीज़ें वो लगातार स्तर पर करते हुए आए हैं और ये उनकी दिखाता है कि अपना पॉलिटिकल बैकग्राउंड सेट करने के लिए वो लोग किसी भी स्तर तक जा सकते हैं। बिहारी मजदूरों को आप एक ठीक है, वहाँ कितने मिशनरी स्कूल चलते हैं, बहुत सारे इंग्लिश कॉन्वेंट स्कूल चलते हैं, इंग्लिश मीडियम स्कूल चलते हैं। जाइए बोलिए कि मराठी कंपलसरी करें, नहीं होता है ना। आप तो केवल पब्लिक स्टंट पाने के लिए, पब्लिक के लिए आप आए और थोड़ा बहुत भड़काऊ भाषण दे दिए कि भाई मुंबई। अभी मैं कल का ही देख रहा था, कल या परसों का, उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के सारे ही युवा जितने हैं वो आए महाराष्ट्र एकता में या महाराष्ट्र के लिए कुछ करने के लिए आह्वान दे रहे थे। और उसमें उन्होंने कहा कि अगर कोई भी HR या कोई भी तुम्हारा बॉस रोके तुम्हें तो उन्हें थप्पड़ मार गया। किस तरह का कल्चर आप प्रमोट करना चाह रहे हैं? क्या ये इसी प्रकार के वर्क कल्चर और इन्वायरमेंट बना के आप मुंबई को बहुत बड़े लेवल पे ले जाएंगे? तो ये देखना बहुत वो होगा। लेकिन इनका माइंडसेट पता चलता है कि भाई इनकी पॉलिटिकल बैकग्राउंड ख़त्म हो चुकी है। बाला साहब के बाद उनका उत्तराधिकारी उस प्रकार से कोई नहीं आ पाया, ना राज ठाकरे हो गए, ना उद्धव ठाकरे आ गए। और उद्धव ठाकरे का जो लड़का है उसकी तो बात ही मत करिए, उसकी आवाज़ आप सुन लेंगे तो कहेंगे कि कोई औरत बोल रही है। तो जो उनके आवाज़ में जो भारीपन था, उनकी आवाज़ में जो शेर बोलता था, ये सब मुर्दे आ चुके हैं। और इनके लिए पॉलिटिकल बैकग्राउंड क्या हो चुका है, पॉलिटिकल ग्राउंड क्या सेट कर रहे हैं कि भाई उसको क्यों मराठी बोल, मराठी नहीं बोलेगा तेरे को मारूंगा। कन्नड़ वाले अलग ही लेवल पे चल रहे हैं, वो तो कह रहे हैं कन्नड़ा बोलो नहीं तो बेंगलोर में नहीं रहने देंगे। मतलब आप सोच रहे हैं कि अगर किसी भी हमारे उत्तर भारत के किसी भी राज्य के पॉलिटिकल लीडर्स के द्वारा एक शब्द आपको नहीं सुनने को मिलेगा कि तू हिंदी बोल, तू भोजपुरी बोल, मैथिली बोल, तू मगही बोल, तू अवधी बोल, नहीं तो तेरे को मारेंगे। हमारे यहाँ से नहीं होता ऐसा, क्योंकि हमें पता है कि हम कहीं गए हैं काम करने के लिए, कल लोग हमारे यहाँ आएंगे, हम किसी के यहाँ जाएंगे। कोई ये हमारा देश, एक हमारे देश की विविधता ही तो हमारी पहचान है। हम लोग इतने हैं, हमारी विविधता इतने, हम डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट बैकग्राउंड, डिफरेंट एथिक्स से आने वाले लोग हैं, डिफरेंट कल्चरल लोग हैं, कलर पीपल अलग, तभी तो हमारी पहचान है। हर 100-150 किलोमीटर पे खाना बदल जाता है, हर 150-200 किलोमीटर की दूरी पर लोग बदल जाते हैं, भाषा बदल जाती है। यही तो हमारी पहचान है और अनेकता में ही एकता है हमारी देश की पहचान। तो हमें इससे भूलना नहीं है। और ये जो टुचपुंजी, मैं तो कहूँगा इनकी औकात कुछ नहीं है। इनकी औकात वही है कि मुंबई में बस बन के रहेंगे। इनकी औकात नहीं कि दाऊद इब्राहिम को कुछ बोल दें, अब इंटरनेशनल लेवल पे किसी के साथ कुछ कर पाएँ। बॉलीवुड में बहुत सारे लोग हिंदी, पूरा बॉलीवुड हिंदी पे ही काम करता है, लेकिन इनकी मजाल नहीं होगी कोई हिंदी के खिलाफ कुछ बोल दें कि शाहरुख खान और सलमान खान को बोल दें कि जा तो ऐसा बोल। तो ये रहा इनका हाल। और आप क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर करके बताएं। और वीडियो आपको कैसी लगी हो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।